अब हम लोग सबसे खतरनाक चैप्टर का रिवीजन करने जा रहे हैं, ऑडिट ऑफ बैंक। ओके, देखते हैं क्या गुल खिलाती है। मेरा कोशिश रहेगा 30 मिनट में इस चैप्टर का रिवीजन कर लें। सबसे पहले कंकरेंट ऑडिट। कंकरेंट ऑडिट मीन्स क्या होता है? एन एग्जामिनेशन विच इज कंटेम्पोरानियस विथ द अकरेंस ऑफ ट्रांजेक्शंस, सब्सटेंसिव चेकिंग इन की एरियाज रेदर देन टेस्ट चेकिंग। कवरेज क्या है? मैंडेटरी आपका एटलीस्ट 50% ऑफ टोटल डिपॉजिट एंड 50% ऑफ टोटल एडवांसेज होनी चाहिए। कौन कौन से पैरामीटर्स हैं फॉर सेलेक्टिंग द ब्रांच फॉर कंकरेंट ऑडिट? एक्सेप्शनली लार्ज ब्रांचेज, वेरी लार्ज एंड लार्ज ब्रांचेज, स्पेशल ब्रांच, लार्ज प्रॉब्लम वाला ब्रांच। कंकरेंट ऑडिट वहाँ नहीं होता है जहाँ पे कंकरेंट ऑडिट होता है वहाँ पे रेवेन्यू ऑडिट नहीं होता है, इनकम ऑडिट नहीं होता है जनरली। टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज टू बी कवर्ड इन कंकरेंट ऑडिट: इंटरनल चेक ट्रांजैक्शन, अदर वेरिफिकेशन, कंप्लायंस विथ प्रोसीजर। कंकरेंट ऑडिट का स्कोप क्या है? डिटेल्ड स्कोप क्लियरली एंड यूनिफॉर्मली डिटरमाइन होनी चाहिए। डिटरमाइनिंग स्कोप importance to checking high risk transactions having large financial implications, determined and approved by the ABC. उसके बाद कंकरेंट ऑडिट का स्कोप क्या है? डेली कैश ट्रांजैक्शन, abnormal receipts and payment, new account, share and securities, safe custody of security, advances, foreign exchange transactions, TDS, ledger and register, return and car, capital adequacy ratio, RBI and internal inspection report. ऑडिटर जब कंकरेंट ऑडिट करने जाएगा उसका स्कोप इस तरह होगा। ऑडिटर सबसे पहले न्यू अकाउंट को चेक करेगा एंड उसमें आए डेली कैश ट्रांजैक्शंस में जो एबनॉर्मल रिसिट एंड पेमेंट है उसे चेक करेगा। फिर चेक करेगा उस कैश से कहीं शेयर एंड सिक्योरिटी तो परचेज नहीं किया गया है। अगर वह परचेज किया गया है तो क्या उसका सेफ कस्टडी ऑफ सिक्योरिटी है? अगर उस कैश को फॉरेन में एडवांस दिया गया है, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस को भी ऑडिटर चेक कर लेगा। क्या बैंक TDS कंप्लायंस को फॉलो करता है? क्या बैंक के ऊपर के सारे ट्रांजैक्शंस के लिए लेजर एंड रजिस्टर मेंटेन करता है? क्या बैंक टाइमली रिटर्न एंड कार को मेंटेन करता है? अंत में ऑडिटर को RBI एंड इंटरनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट को चेक करना चाहिए। क्या कोई कस्टमर कंप्लेन भी आता है? अगर क्वेश्चन आता है कि डिस्कस द कंकरेंट ऑडिट सिस्टम इन कॉमर्शियल बैंक, तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर कवरेज लिखेंगे, टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज टू बी कवर्ड, फर्स्ट पार्ट वाला, कंकरेंट ऑडिट का स्कोप, टाइप ऑफ एक्टिविटीज टू बी कवर्ड, सेकेंड पार्ट वाला स्कोप। अब नोस्त्रो अकाउंट एंड बोस्त्रो अकाउंट। नोस्त्रो अकाउंट में मेरा बैंक अकाउंट आपके साथ, बोस्त्रो अकाउंट में आपका बैंक अकाउंट मेरे साथ। नोस्त्रो अकाउंट, फॉरेक्स अकाउंट मेंटेन किया जाता है इंडियन बैंक के द्वारा एट अदर ओवरसीज सेंटर में। बोस्त्रो अकाउंट अपोजिट है नोस्त्रो अकाउंट का। अदर कंट्री का फॉरेन बैंक मेंटेन करते हैं इंडियन रूपी अकाउंट इंडियन करस्पॉन्डेंट लोकल बैंक में। कॉमन पॉइंट, ऑडिटर इवेलुएट करेगा इंटरनल कंट्रोल रिगार्डिंग टू इनवर्ड आउटवर्ड मैसेज। क्या इनवर्ड आउटवर्ड मैसेज प्रॉपरली ऑथेंटिकेटेड है? अगर कोई डिस्क्रिपेंसीज नोटिस किया गया है तो उसको प्रॉपरली डील किया गया है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में। फिर आपका SLR देखते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ऑडिटर वेरीफाई करेगा कंप्लायंस ऑफ SLR रिक्वायरमेंट 12 odd dates in different month in a financial year, not being Friday.
रिजल्टेंट रिपोर्ट को सेंड किया जाएगा टॉप मैनेजमेंट को, रिजर्व बैंक को। एसएलआर रिक्वायरमेंट दो एस्पेक्ट को कवर करता है, कंप्लायंस ऑफ डीटीएल, डिमांड टाइम एंड लायबिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विड एसेट रिपेबल ऑन डिमांड। ऑडिट प्रोसीजर्स क्या है? ऑब्टेन करेगा ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग रेलिवेंट सर्कुलर ऑफ आरबीआई रिगार्डिंग डीटीएल। ब्रांच ऑडिटर वीकली सेंड करेगा ट्रायल बैलेंस एज ऑन फ्राइडे। इसे कंसोलिडेट किया जाएगा हेड ऑफिस में। क्या डीटीएल पोजीशन डिटरमाइन किया जाएगा एवरी रिपोर्टिंग फ्राइडे को। एग्जामिन किया जाएगा टेस्ट बेसिस पे कंसोलिडेशंस रिगार्डिंग डीटीएल पोजीशन। वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी अकॉर्डेंस विद गाइडेंस होनी चाहिए। इट मे बी नोटेड दैट इवन दो इंटरेस्ट एक्रूज ऑन अ डेली बेसिस, इसे रिकॉर्ड किया जाएगा बुक में ओनली एट पीरियोडिक इंटरवल्स। स्पेसिफाई नंबर ऑफ अनऑडिटेड ब्रांचेज relied on the return received from the unaudited branch, informing his opinion. According to automated data flow ADF for CRR and SLR reporting इंट्रोड्यूस होगा। अकॉर्डिंग टू ऑडिटर अपना ऑडिट प्रोसीजर्स बनाएगा। फॉलोइंग 4 आइटम्स को एक्सक्लूड किया जाएगा व्हाइल कंप्यूटिंग DTL। पार्ट रिकवरीज फ्रॉम NPA, payment made by branches but not adjusted by the link branch, margin kept by bank for fund based facilities, amount received in rupees against import and held by bank pending determination of final rate। फॉलोइंग 4 आइटम को इंक्लूड किया जाएगा व्हाइल कंप्यूटिंग DTL। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, adverse balance in nostro mirror account, any inward remittances received in nostro account which are liability for the bank, net balance in branch adjustment account including foreign branch। अब हम लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स NPA की ओर चलते हैं। TCABS कैप्स T से टर्म लोन। अगर इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल रिमेन ओवरड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 days। T कैप्स C मीन्स कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट आउटस्टैंडिंग greater than limits for a continuous 90 days। Out of order, outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit। Drawing power, outstanding balance in the principal operating account is less than sanctioned limit। No credit continuously for 90 days। Credit is not enough to cover interest debited treated as out of order। C means credit card। If minimum amount due not paid within 90 days from next statement date। एग्रीकल्चरल एडवांसेज 2 टाइप के होते हैं। क्रॉप 2 टाइप का होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप सीजन longer than 1 year after due date wait for 1 season। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप आफ्टर ड्यू डेट वेट फॉर 2 season। कैब्स C हो गया A मीन्स B हो गया B मीन्स आ जाएगा आपका बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड इफ दे रिमेन्ड ओवर ड्यू एंड अनपेड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 days। S से सिक्योरिटाइजेशंस। SPV की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोन अमाउंट रेगुलरली वसूल करके अपने शेयर होल्डर्स को पे करना, बट कभी कभी अमाउंट कम पड़ जाते हैं, देन वो टेम्प्रोरी लिक्विडिटी फैसिलिटी लेते हैं। इफ लिक्विडिटी फैसिलिटी आउटस्टैंडिंग फॉर 90 days देन इट बिकम्स NPA। अब आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में T कैप्स को देखें। T मीन्स टर्म लोन, एक C मीन्स कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, दूसरा C मीन्स क्रेडिट कार्ड। A मीन्स एग्रीकल्चरल एडवांसेज, B मीन्स बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड, S मीन्स सिक्योरिटाइजेशन। एक्सपेक्टेशन टू NPA एक्सेप्शंस टू NPA। कुछ एक्सेप्शंस हैं NPA के।
एसेट्स क्लासिफिकेशन टू बी बोरोवर वाइज नॉट फैसिलिटी वाइज। एसेट का क्लासिफिकेशन आपका बोरोवर वाइज करेंगे, ना कि फैसिलिटी वाइज। इफ वन लोन एनपीए, ऑल लोन टू डेट बोरोवर ऑफ डेट बैंक एनपीए हो जाएगा। इरोजन इन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, थ्रेट ऑफ रिकवरी एंड फ्रॉड, अगर फॉल कर जाता है ग्रेटर देन 50% डाउटफुल हो जाएगा। अगर वैल्यू लेस देन 10% ऑफ लॉस बचा है तो उसे लॉस एसेट्स मान लेंगे। एडवांसेज अंडर कंसोर्डियम, record of recovery of the respective individual member bank and other aspects having a bearing the recoverability of the advances. Consortium finance bank have to see separate individual recovery. Other status does not matter. Temporary deficiencies. स्टॉक स्टेटमेंट 3 month ओल्ड, इन रेगुलर 3 month रहा, एनपीए हो जाएगा। रिन्यूअल ऑफ रेगुलर एडहॉक लिमिट डज नॉट 180 days, एनपीए बन जाएगा। लोन स्टॉक के बेसिस पर दिया जाता है, अगर स्टॉक स्टेटमेंट इज ओल्डर देन 3 month इट बिकम्स इनरेगुलर एंड इफ इट रिमेन्स इनरेगुलर फॉर 90 days इट बिकम्स एनपीए इवन इफ रिकवरी हो गई हो। एग्रीकल्चरल एडवांसेज affected by natural calamities, rescheduled renewed loans will be classified as per rescheduled term। फिर से काउंटिंग शुरू होगी, न्यू डेब्ट्स आएगी, उसको फ्रेश लोन ट्रीट किया जाएगा। रेगुलराइजेशन नियर अबाउट बैलेंस शीट बट डाटा सजेस्ट इनहेरेंट वीकनेस, स्टिल एनपीए नो रिलीफ। उसके बाद गवर्नमेंट गारंटी एडवांसेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, रिलीफ नो एडवांसेज। रेप्यूटेट्स इट्स गारंटी, तो इसको एनपीए कर देंगे। स्टेट गवर्नमेंट स्टिल एनपीए नो रिलीफ, अगर स्टेट गवर्नमेंट गारंटी देती है तो आपको रिलीफ नहीं मिलेगी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी देती है तो रिलीफ मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है सुपर 5 जैसे सिक्योरिटी ऑफ एफडी, एनएससी, केयूपी, केवीपी, आईवीपी, एलआईपी। रिलीफ एनपीए नहीं होगा प्रोवाइडेड एडिक्वेट मार्जिन अवेलेबल है इन द अकाउंट्स। एडवांसेस टू स्टाफ, जब बैंक एडवांस देती है अपने स्टाफ को तो फर्स्ट प्रिंसिपल इज फुल्ली पेड एंड देन इंटरेस्ट, स्टिल नो एनपीए कवर्ड अंडर अदर एसेट्स। एनपीए क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स pursued by the bank manager। NPA classification of assets। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, एनपीए क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स परस्यूड बाय बैंक मैनेजर। बैंक ने क्रेडिट फैसिलिटी दी है, नाउ क्लाइंट अदर बैंक से सीसी लिमिट ली एंड दूसरा बैंक से सारा काम स्टार्ट कर दिया। बैंक से जो अमाउंट लिए हैं उसमें कोई अमाउंट पे नहीं किए हैं फॉर कंटिन्यूस 90 days या कम अमाउंट जमा किया है, इट बिकम्स एनपीए। हियर दूसरा बैंक एनपीए नहीं करेगा। हर बैंक इंडिविजुअली अपना अपना सोचता है एनपीए करें या ना करें। एक पार्टिकुलर बैंक में बोरोवर वाइज थिंक करना है, सेल ऑफ एनपीए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल ऑफ एनपीए। कोई भी बैंक अपना एनपीए सेल कर सकता है प्रोवाइडेड डेट वह बैंक के अकाउंट में 2 साल तक के लिए एनपीए है। बेचेंगे तो ओनली कैश बेसिस पर, कोई भी विदाउट रिकोर्स, अगर पैसा नहीं मिला तो वापस पलट कर मत आना ना। आप किसी भी तरह से रिस्क एज्यूम नहीं करोगे, डेट इज लीगल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क। जैसे बेचोगे वैसे रिमूव कर दिया जाएगा फ्रॉम द बुक्स। अगर अमाउंट बुक वैल्यू से भी कम है तो लॉस बुक करेंगे, अगर बुक वैल्यू से ज़्यादा मिल गया तो प्रॉफिट आएगा, उसको ट्रांसफ़र कर देंगे प्रोविजन फॉर एनपीए में। खुद का एनपीए खुद से परचेज नहीं कर सकते हैं। खरीदने के बाद वापस शुरुआत से पहले ड्यू डेट से एनपीए का अकाउंटिंग शुरू होगा, उसके हिसाब से प्रोविजन बनेगा। अमाउंट मिलेगा तो पहले लोन रिकवरी होगा, उससे ज़्यादा और अमाउंट मिला तो उसे इनकम बुक करेंगे, प्रॉफिट ट्रीट करेंगे। एसेट्स को रिस्क वेटेड देते हैं
एंड इस एसेट्स को रिस्क वेटेड 100% देंगे। इनकम रिकॉग्नाइज्ड इन केस ऑफ एनपीए ऑफ बैंक। बैंक में बुक इनकम इन द फॉलोइंग मैनर: income from NPA, accrual basis not recognized only when it is actually received. However, interest on advances against term deposit सुपर 5 वाला को बुक कर लेंगे accrual basis पर। Taken to income account on the due date, provided adequate margin is available in the account. Fee and commission, renegotiations or rescheduling of outstanding debt recognized on accrual basis over the period of time. Government guaranteed advances becomes NPA. Interest on such advances should not be taken to income account unless the interest has been realized. Next question: इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ अ म्यूचुअल फंड डिविडेंड फंड। डिविडेंड कैश बेसिस पे बुक किया जाता है, एक्रूअल बेसिस पे नहीं। शेयर ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। दूसरा, इनकम एक्रूअल बेसिस पर प्रोवाइडेड इंटरेस्ट। इनकम एक्रूअल बेसिस पर प्रोवाइडेड इंटरेस्ट सर्व किया जाता है रेगुलरली। कोई भी सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट कंपनी का बॉन्ड, डिवेंचर, कॉर्पोरेट बॉडी का इंटरेस्ट रेट प्री डिटरमाइंड है। सिक्योरिटीज आपका कॉर्पोरेट बॉडी और पब्लिक सेक्टर। रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, रीपेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट गारंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। बैंकिंग कंपनी डिविडेंड शेयर कॉर्पोरेट बॉडी एक्रूअल बेसिस पर। शेयर्स कॉर्पोरेट बॉडी का डिविडेंड एक्रूअल बेसिस पर प्रोवाइडेड डिक्लेयर्ड इन एजीएम। राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश हो गया, बैंकिंग कंपनी बुक करता है। लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट LFAR फर्निश किया जाता है बाय द ऑडिटर इन एडिशन टू द ऑडिट रिपोर्ट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट एज पर सेक्शन 143। सबमिट किया जाता है इसे 30 जून एवरी ईयर बिफोर 30th जून ऑफ एवरी ईयर। रिवर्सल ऑफ इनकम अंडर बैंक ऑडिट। Only advances including bill purchase and discounted becomes NPA. Any advances including bill purchase and discounted becomes NPA. Entire interest accrued and credited to income account in the past period reverse कर दिया जाएगा और provided for it the same is not realized. Interest of NPA, fee, commission and similar income accrued should ceases to accrue in the current period reverse हो जाएगा। Wrongly recognized income in the past should reverse the interest. If it was recognized as income during the current year or make a provision for the equivalent amount if it was recognized as income in the previous year. नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राफ्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल पॉलिसी फॉर लोन एंड एडवांसेज, ऑडिट ऑफ एडवांसेज बाय कंकरेंट ऑडिट। ड्राफ्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल पॉलिसी फॉर लोन्स एंड एडवांसेज या ऑडिट ऑफ एडवांसेज बाय कंकरेंट ऑडिटर। एडवांसेज तभी दिया जाएगा जब क्रेडिट वर्दीनेस सेटिस्फाई हो, प्रॉपर ऑफिसर से सैंक्शन करवाया जाएगा, एडवांस देने से पहले नेसेसरी डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करवाया जाएगा, सिक्योरिटी रिसिव्ड एंड रिटर्न किया जाएगा ओनली प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा, सिक्योरिटी को रखा जाएगा इन ज्वाइंट कस्टडी ऑफ 2 ऑफिसर, सिक्योरिटी का रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड होनी चाहिए इन द नेम ऑफ बैंक। अगर सिक्योरिटी के वैल्यू से एनी डिक्लाइन होता है तो उसे सफिशिएंट मार्जिन कैप्ट करना पड़ेगा। अकाउंट को हमेशा विद इन ड्रॉइंग पावर एंड सैंक्शन लिमिट में के भीतर रखना पड़ता है। गुड्स अगर बैंक के पोजीशन में रहेगा तो एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स कंटेंट ऑफ पैकेट को टेस्ट एंड चेक किया जाएगा। मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स को बाय प्रॉपर ऑफिसर बाय पर्सनल इंक्वायरी चेक किया जाएगा इन एडिशन टू द इनवॉइस वैल्यू गिवन बाय द बोरोवर। हाइपोथेकेटेड गुड्स के अगेंस्ट सरप्राइज चेक किया जाएगा। पोस्ट डिसबर्समेंट सुपरवाइज एंड फॉलो अप किया जाएगा।
मिस यूटिलाइजेशन ऑफ लोन एंड डाइवर्जन ऑफ फंड का चेक किया जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेज एज पर आरबीआई गाइडलाइंस किया जाएगा। सबमिशन ऑफ क्लेम ईसीजीसी को विद इन टाइम होनी चाहिए। वेरीफाई करेंगे फ्रीक्वेंसी एंड जेन्युइननेस। पावर एक्सरसाइज बाय द अथॉरिटी कहीं बियॉन्ड द डेलीगेटेड पावर तो नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे वेरिफिकेशन ऑफ एडवांसेज इन LFAR। इवेल्युएट किया जाएगा सफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल ओवर एडवांसेज। Thus, auditor should examine loan application complete and prescribed form में है proper instructions regarding grant, renew, enhancement of facility comply किया गया है या नहीं किया गया है। Sanction delegated authority के द्वारा होना चाहिए। Disbursement as per terms of the sanction होनी चाहिए। Document complete होनी चाहिए। Supervision timely होनी चाहिए। Advances against LIC सबसे पहले इंस्पेक्ट करेंगे, पॉलिसी को देखेंगे कि प्रीमियम पेड किया गया है कि नहीं। फिर सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी के सर्टिफिकेट को देखेंगे एंड सरेंडर वैल्यू होते हैं सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ सर्टेन प्रीमियम। अमाउंट ऑफ सच प्रीमियम डिडक्टेड करना चाहिए फ्रॉम सरेंडर वैल्यू। अब नेक्स्ट एडवांसेज अगेंस्ट गुड्स के अगेंस्ट में अगर एडवांस दिए हैं तो सबसे पहले सैंक्शन लिमिट देखेंगे। क्लाइंट बैंक को स्टॉक स्टेटमेंट दिया है या नहीं दिया है। गुड्स का स्टॉक ऑडिट पीरियोडिकली होता है या नहीं, इसका भी इंस्पेक्शन करेंगे। यदि हाइपोथिकेशन प्लेज ऑफ गुड्स है तो उसका डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल भी चेक करेंगे एंड थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट लेंगे एंड गुड्स का इंश्योरेंस हुआ है कि नहीं हुआ है यह भी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांसेस टू DDT.com। .com कंपनी को एडवांसेस देने से पहले एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ बैंक को चेक करेंगे। क्लाइंट का क्रेडिट वर्दीनेस कैसा है वो भी देखेंगे सैंक्शन ऑफ लोन जो हुआ है क्या वह एप्रोप्रिएट अथॉरिटी से हुआ है क्या। लोन डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस को देखेंगे एंड रिजोल्यूशन ऑफ बोर्ड एंड शेयर होल्डर्स से बिजनेस प्लान का पता चलेगा। यह भी देखना जरूरी है कि क्या कंपनी डिपेंडेंट्स ओनली ऑन आउटसाइड फंडिंग या सेल्फ जनरेटेड फंड भी है क्या कंपनी के पास। एडवांसेज सिक्योर्ड होनी चाहिए, सिक्योरिटी लीगली इन्फोर्सेबल होनी चाहिए। पीरियोडिकल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी रिव्यू करना चाहिए ऑडिटर को। ये इंश्योर करना चाहिए कि बैंक प्रॉपर प्रोविजनिंग नॉर्म्स अप्लाई कर रहे हैं। हेल्दी टर्नओवर इन द अकाउंट है या नहीं है यह भी चेक करेंगे। इंटरनल कंट्रोल ओवर एडवांसेज, सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर एंड रिकवरेबिलिटी ऑफ एडवांसेज। इंटरनल कंट्रोल ओवर एडवांसेज, इंटरनल कंट्रोल रिगार्डिंग फॉलोइंग बातें चेक करेंगे। लोन डॉक्यूमेंट सही है ना, वैलिडिटी ऑफ द रिकॉर्डेड अमाउंट क्या है, बिजनेस का ऑपरेशन ऑफ द अकाउंट्स कैसा है, एग्जिस्टेंस, इन्फोर्सिबिलिटी एंड वैल्यूएशन ऑफ द सिक्योरिटी को चेक करने का क्या सिस्टम है, बैंक फॉलो करता है या नहीं कंप्लायंस विद RBI नॉर्म्स इंक्लूडिंग एप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग। क्या बैंक लोन देने से पहले एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाता है। सारे एडवांसेज सपोर्टेड बाय लोन डॉक्यूमेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। कोई भी अनरिकॉर्डेड एडवांसेज नहीं होना चाहिए। एडवांसेज अगर आउटस्टैंडिंग एट द डेट ऑफ बैलेंस शीट है तो उसे प्रॉपरली चेक करना चाहिए। एडवांसेज का डिस्क्लोजर, क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन प्रॉपरली होना चाहिए। एप्रोप्रिएट प्रोविजंस टुवर्ड एडवांसेज होना चाहिए। वैल्यूएशन ऑफ एडवांसेज एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ऑडिटर को ये सभी डॉक्यूमेंट भी चेक करना चाहिए। पीरियोडिक स्टेटमेंट, लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंस्पेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज, ऑडिटर्स रिपोर्ट इन केस ऑफ बोरोवर enjoying aggregate credit limit of ₹10 lakh or above।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलेंस इन अकाउंट ऑफ बैंक सिचुएटेड इन अ फॉरेन कंट्री। ओरिजिनल डिपॉजिट रिसिट्स को चेक करेंगे। लार्ज ट्रांजैक्शंस इन इंटरनल बैंक अकाउंट। Balances are converted into the Indian currency at the exchange rate. Review reconciliation. Bill collected are credited. No check sent or received in clearing is outside. Bill or outstanding check sent for collection and outstanding as on closing date. No debt for charges or credit for interest. Bank confirmation certificates and reconciliation statement as at the year end. Disclosure requirement for contingent liabilities. Contingent liabilities के रिगार्डिंग क्या आपका डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बनता है? ओके, ये अब देखने जा रहे हैं। थर्ड शेड्यूल बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 डिस्क्लोजर एज फुट नोट इन द बैलेंस शीट कंटिजेंट लायबिलिटी। यदि कोई भी क्लेम अगेंस्ट बैंक है बट बैंक अभी तक एक्नॉलेज नहीं किया है एज ए डेप्ट, पार्शली पेड इन्वेस्टमेंट के लिए यदि कोई लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग फॉरवर्ड एक्सचेंज कंट्रोल के लिए यदि कोई लायबिलिटी है, यदि कोई गारंटी दिया गया है इन इंडिया आउटसाइड इंडिया में, यदि कोई एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट्स एंड अदर ऑब्लिगेशंस है, अगर बैंक के पास अदर आइटम एज कंटिजेंट लायबिलिटी है, साथ ही साथ बिल्स फॉर कलेक्शन को भी दिखाना है। नो लास्ट क्वेश्चन। अब हमें लगता है विदिन 30 मिनट में बैंक ऑडिट का डिस्कशन हमने कंप्लीट कर लिया है। ये ग्रेट अचीवमेंट है मेरा। ये लास्ट क्वेश्चन, वेरिफिकेशन ऑफ बिल्स पेबल। ड्राफ्ट मेल ट्रांसफर ट्रैवलर चेक प्रिंटेड फॉर्म unused forms should be kept under the custody of a responsible officer. Reliable private code known only to the responsible officer of its branch. Telegraphic transfer, demand transfer issued by a branch should be immediately confirmed by advice. Signature on a demand draft should be checked by an officer with a specimen signature book. थैंक यू। इसी के साथ ऑडिट ऑफ बैंक खत्म होता है। ऑल द बेस्ट विक्रम, गॉड ब्लेस यू। तुम्हें ऑडिट में एग्जाम्शन आए। थैंक यू।